वारिस कौन। ये टाइटल मैंने इसलिए रखा ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई हम जो हमारा इतना लाइफ के अंदर पैसा कमा रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, वो एट द एंड यहीं पर रह जाना है। तो हम ये चीज जो है किसके लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने सोच रखा है कि किसके लिए छोड़कर जाना चाहोगे, तो वीडियो आज आप देखना कि कैसे आप लोगों के जाने के बाद हम इन सब चीजों के अंदर जो है डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये चीज नहीं सोची है कि आप लोग अपने पैसे को किस टाइप से छोड़कर जाना चाहते हो, किसके लिए छोड़कर जाना चाहते हो, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आपने सोच रखा है, वो इस चीज को, उस पैसे को हकदार जो है वो कैसे बन सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी टाइप से काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी टाइप से आप पैसा जोड़ रहे हैं, आप अगली जनरेशन के लिए कैसे पैसा छोड़कर जाना चाहते हैं, इसके लिए आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये ना पूरी सीरीज जो है वो 2-3 वीडियोस की सीरीज रहने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो समझाऊंगा कि अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया, अभी तक आप लोगों ने किसी भी टाइप का कोई फैसला नहीं लिया है, डिसाइड क्या करना मतलब आप लोगों ने उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, तो फिर किस टाइप की दिक्कत जो है वो हो सकती है। और अगर आपने ले लिया तो क्या आपने सही डिसीजन लिया है, या आप लोगों को उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बद्रीराज और मैं एक एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और आज मैं आप लोगों को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है, उसके अलावा वेल्थ की प्लानिंग कैसे होती है, देखो वेल्थ की प्रोटेक्शन कैसे होती है, वो होती है हमारी इंश्योरेंसेस के थ्रू। जैसे हमने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, इन सब चीज़ों से वेल्थ प्लानिंग कैसे होती है, हमने एसआईपीज में लगा दिया, हमने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, हमने रियल एस्टेट में ले लिया। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन दोनों में भी कवर नहीं होती, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें, एक कंप्लीट प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और वो लास्ट स्टेप होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आप अपने पैसे का, अपनी जो भी वेल्थ आपने क्रिएट करी है, अपने एसेट्स को आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर या आपके जाने के बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना होगा। तो आज का जो पहला पार्ट रहने वाला है, इसमें हम चीज़ देखेंगे कि अगर आप लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया, यानी कि आपने कोई किसी भी टाइप की कोई वेल नहीं बनाई, कोई कुछ नहीं करा, तो ये पैसा जो है किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और किस किस लेवल पर आकर किस किस लेवल की डिस्प्यूट जो है यहाँ पर आपकी फैमिली के अंदर हो सकती है। तो सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं कि अगर मेल एक्सपायर हो रहा है, यानी कि मेल की डेथ हो रही है, तो उसकी प्रॉपर्टी का कैसे जो बंटवारा है वो होगा। और अगर किसी फीमेल की डेथ हो रही है, तो उसके फैमिली का, तो उसके पैसे का बंटवारा जो है वो किस टाइप से होने वाला है। आज की वीडियो में हम जितनी भी चीजें देखेंगे ना, उसको कहते हैं स्टेट प्लानिंग। और स्टेट प्लानिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि अगर आप अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन करना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, आगे सक्सेशन जो है वो कैसे मिलेगी, लिविंग है तो विल कैसे बनानी है, या ट्रस्ट में हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से स्टेट प्लानिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, जिसके नीचे मुझे कमेंट्स में अपने आंसर जरूर देना, वीडियो को पॉज करना और यहीं पर अपने आंसर जो है वो मेंशन करना। अब जो मैं बातें बोलूंगा वो सारी की सारी काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी सीधा संबंध जो है वो नहीं होगा। तो ये सब जो है चीजें इलस्ट्रेशन की तरह से लेना और चीजों को समझने की कोशिश जो है वो करना। अब हमारे जाने के बाद, अब आप समझ लो कि आपकी डेथ हो गई, तो अब आप पे पैसे का बंटवारा जो है वो कैसे होगा, कौन होगा हकदार। जो अभी आपने कुछ भी नहीं करा, कोई वेल वेल कुछ नहीं बना रखी, तो अब आपके जाने के बाद एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है किसी भी टाइप से, हम उसके पीछे नहीं जा रहे। अगर आपकी डेथ होगी तो आपकी जितनी भी वेल्थ है उसका बंटवारा कैसे होगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो आई होप कि आप लोगों ने अपने आंसर जो है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिए होंगे। तो अब आपके आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कि आपने बोला होगा कि भाई मेरी बीवी को मिलेगा, आपने सोचा होगा मेरे बच्चों को मिलेगा, आपने सोचा मेरी माँ को मिलेगा, आपने सोचा मेरे बाप को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जवाब आप लोगों के गलत हैं, क्योंकि आपका पैसा जो है आपके धर्म के हिसाब से डिसाइड होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के अलग अलग जो है क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में किस टाइप से अपना प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है वो होता है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से ये सारे लॉज जो हैं वो डिसाइड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, वो होते हैं हिंदूज के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन्स और सिख्स के लिए। उसके अलावा अगर आप ईसाई हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, तो उस हिसाब से आपका डिसाइड होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से, जिसके अंडर क्रिश्चियंस, जूस और पारसीज के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होती है।
और तीसरे हैं मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसके लिए मोहम्मदन पर्सनल लॉज के हिसाब से मुस्लिम्स के अंदर पैसे का बंटवारा जो है वो किया जाता है। तो आज का जो पूरा पार्ट रहने वाला है ये मैंने आप लोगों को ब्रीफ में बता दिया। अब आज की वीडियो में हम सारा कवर करेंगे कि हिंदू सक्सेशन लॉ के हिसाब से किस किस चीज़ों के अंदर मतलब किस टाइप से हमारे पैसे का जो है वह बंटवारा होता है। अगर हमने कोई भी अपना डिसीजन जो है वो नहीं ले रखा, हमने कोई भी इन स्टेट फॉर्म में, यानी कि हम बिना किसी भी बंटवारा किए अगर बंदा एक्सपायर हो जाए तो उसके पैसे का बंटवारा जो है वो किस किस टाइप से होगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं मेल्स के केसेस में क्या होता है। जब एक घर का आदमी एक्सपायर हो जाता है, उसने कोई भी चीज़ों का पैसे का बंटवारा जो है वो वेल्थ का बंटवारा जो है वो नहीं किया, तो उस केस में वो पैसा किस किस टाइप से जो है वो बढ़ता है। तो एज पर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, अगर कोई हिंदू मेल विदाउट अ विल डाई हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट होती है क्लास 1 हायर्स में। तो क्लास 1 हायर क्या होते हैं? क्लास 1 हायर में आते हैं सबसे पहले आपकी बीवी। एक मेल जब एक्सपायर हुआ है तो उसके बाद उनकी बीवी का जो है वो हक होता है। लेकिन अब विल तो है नहीं, तो यहाँ पर किस किस टाइप से सिनेरियोज जो है वो बनते हैं। देखिए, बीवी, फिर उसके बाद सन या डॉटर, मदर, मतलब पहला हक होता है बीवी का। और उसके बाद अगर बीवी नहीं है तो दूसरा हक होता है उनके बेटा या बेटी का। और अगर वो भी नहीं है तो तीसरा हक आता है लड़के की मम्मी का। और अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो उसके बाद चौथा हक जो बनता है वो है बेटे के, जो आदमी है उसके बेटे की। अब बेटा नहीं है तो बेटे की वाइफ का, यानी कि विडो ऑफ द सन, उसका हक बनता है ये सारी चीजों के ऊपर, सारी प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है, यानी कि उस बंदे की वाइफ नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी मम्मी नहीं है, उसके बेटे की वाइफ भी नहीं है, तो उसके बाद हक बनता है उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस का, यानी कि पोता-पोती का। और उसके बाद अगर वो भी नहीं है, इन एनी केस, इन एक्सट्रीम केस सिनेरियो अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद बनता है पोते की वाइफ का। और अगर पोते की वाइफ भी नहीं है तो फिर पोते के बच्चों का, यानी कि हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस का। तो उसमें उस केस के अंदर ये सारा पैसा जो है वो डिवाइड हो सकता है। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये तो आपने हायरार्की समझ ली कि वाइफ नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो ये सब हो गए। अब अगर यहाँ पर उनमें आदमी की वाइफ में और बच्चों में ही ना बने, या आदमी की वाइफ और उसकी मम्मी में, यानी कि वाइफ की सास के अंदर, लड़के की माँ के अंदर बीच में जो है वो ना बने, तो अब यहाँ पर कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो ये डिस्प्यूट जो है आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा बड़ा डिस्प्यूट जो है वो हो सकता है। बच्चे के अंदर आपस में अगर वाइफ नहीं है तो दो भाई है मान लो, तो दो भाई आपस में इस चीज़ के बारे में लड़ सकते हैं, वो कोर्ट में घसीट सकते हैं एक दूसरे को। और अगर वो नहीं है तो उसके बाद उनकी वाइफ, जैसे आदमी की वाइफ होगी और उसके बच्चों के अंदर कन्फ्लिक्ट है तो वो आपस में घसीट सकते हैं। और बच्चे अगर ठीक है और उनकी वाइफ में दिक्कत आ रही है या बच्चों की आपस में बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी उनके बच्चों के साथ नहीं बन रही, यानी कि हमारे बंदे के पोता पोती के साथ नहीं बन रही, तो वहां पर भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। तो अब आप ये समझो कि सबसे क्लास 1 हायर है अब ये। और यहाँ पर क्योंकि इस चीज़ का बँटवारा नहीं है और इस चीज़ में कोई वो कन्फर्मेशन नहीं है कि भई ये पैसा जो है वो किसके पास जाएगा। ये तो तब है कि भई सब कुछ सही चल रहा है, पहले बीवी को मिलेगा और अगर बीवी नहीं है तो बच्चों को मिलेगा, अगर सब में आपस में सलाहदारी बन के काम हो रहा है तो। और अगर ये सब चीज़ें नहीं है और अगर उनकी फैमिली जो है, उनकी आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये केस बहुत लंबा जो है वो जा सकता है। चलो, ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया कि क्लास 1 हायर्स में कौन-कौन लोग आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है तो क्लास 2 हायर्स में कौन-कौन लोग आते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन सकते हैं। क्लास 2 हायर्स में सबसे पहले आते हैं पापा। लड़के के पापा क्लास 2 हायर्स में आते हैं। उसके बाद अगर वो नहीं है तो लड़के के भाई-बहन, और अगर वो भी नहीं है, तो हमारे लड़के के जो है वो दादा-दादी भी इस चीज़ में हकदार बन सकते हैं। और अगर दादा-दादी भी नहीं है, मतलब पापा भी नहीं है, भाई-बहन भी नहीं है, दादा-दादी भी नहीं है, तो फिर दादा-दादी के भाई-बहन जो है, वो हमारी प्रॉपर्टी में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लड़के के दादा के भाई-बहन जो है, वो भी इस चीज़ के अंदर हिस्सा लेने को आ सकते हैं। अगर वो नहीं है, तो नेक्स्ट हायरार्की पे आते हैं दादा के भाई-बहन के बच्चे, वो भी हमारे से किसी भी टाइप का हक जो है वो ले सकते हैं, वो भी हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर मान लो भाई नहीं है, तो भाई की विधवा जो है, वो हमारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन सकते हैं। उसके अलावा अब पूरी हायरार्की जो है आप लोगों के सामने है कि पेरेंट्स ऑफ डेड पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ डेड पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स,
यानी कि अब आप समझो कि मेरे परदादा भी इस चीज़ में अड़ सकते हैं और उसके बाद उनके सिबलिंग्स जो हैं वो भी इस चीज़ में इस हमारी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर वो हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लास 2 हायर, यानी कि अगर क्लास 1 में डिसाइड नहीं हो रहा तो क्लास 2 जो है वो भी बीच में अपना अड़ंगा जो है वो लगा सकती है और वो भी अपनी प्रॉपर्टी में हमारी प्रॉपर्टी में एक नॉर्मल इंसान की प्रॉपर्टी के अंदर वो भी यहाँ पर पंगा जो है वो कर सकती है और अपना हिस्सा जो है वो मांग सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि अभी तो सिर्फ ये क्लास 1 और क्लास 2 हायर हुआ है। यानी कि सिर्फ कि क्लोज जो है हमारे उनमें से कौन-कौन हिस्सा ले सकता है और अगर थोड़े से दूर की साइड पर जाएँ, हालाँकि पापा जो है वो दूर भी नहीं आते, भाई-बहन जो है वो दूर भी नहीं आते, लेकिन वो क्लास 2 हायर्स में आते हैं और वो लोग जो है वो किस टाइप से हमारी एक बंदे की प्रॉपर्टी के अंदर, एक मेल की प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदार बन सकते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज पर जो है एग्नेट्स। तो एग्नेट्स में क्या होता है कि दूर का कोई भी मेल रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन में हो या फिर एडॉप्शन से आया हो, तो यानी कि बुआ के, चाचा के, मामा के, ताए के बेटे का लड़का जो है वो भी यहाँ पर, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, लेकिन वो भी यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन सकता है अगर मैंने कोई चीज अपने लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है वो डिसाइड नहीं करी है। और सिमिलरली कॉग्नेट्स होते हैं उनकी फीमेल्स जो दूर की रिलेटिव में हमारे फीमेल्स आती हैं, जैसे बहन की, मौसी के, चाचा के, मामे की, ताई की लड़की के जो बेटी है, वो भी यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन सकती है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि क्लास 1 हायर्स में कौन-कौन लोग आते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, जो हिंदूज़, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैनियों के लिए जो है ये एप्लीकेबल होते हैं। जिसमें क्लास 1 हायर्स में हमारे हो गए मम्मी हो गई, वाइफ हो गई, बेटे बेटियाँ हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके मम्मी-पापा हो गए, ये सब लोग जो है हमारे क्लास 1 हायर्स में आते हैं। क्लास 2 में हो गए पापा हो गए, भाई-बहन हो गए, उसके अलावा उनके मम्मी-पापा हो गए, उनके भाई-बहन हो गए, तो ये सब लोग जो है क्लास 2 हायर्स में आते हैं। उसके बाद वहाँ पर भी डिसाइड नहीं हो रहा तो फिर एग्नेट्स में आते हैं हमारे जितने भी दूर के हमारे रिश्तेदार मेल्स हैं, वो आते हैं हमारे एग्नेट्स के अंदर और कॉग्नेट्स के अंदर आते हैं जितने भी दूर की रिश्तेदार हमारी फीमेल्स हैं, वो सारी कॉग्नेट्स के अंदर आती हैं और ये सभी लोग जो हैं, अगर हमने अपने प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करना है, नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पास ऑन करना है, अगर हम लोगों ने ये चीज़ नहीं डिसाइड कर रखी ना, तो अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा डिस्प्यूट जो है वो यहाँ पर आता है। अब इसमें कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कोई मर्डर किया है, तो वो इस पूरी लिस्ट के अंदर से बाहर हो जाएगा। तो भाई सोच समझ के काम करना, अगर आपने अपने मतलब रिलेटिव्स की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनना है ना, तो मर्डर मत करना भाई। अगर किसी ने हिंदुइज़्म छोड़कर कोई और धर्म जो है वो ग्रहण कर लिया है, तो उस केस में वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने से, बशर्ते कि अगर उन्होंने वापस हिंदुइज़्म जॉइन कर लिया हो बंदे के एक्सपायर होने से पहले-पहले। अगर तो उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे किसी भी टाइप से कोई भी राइट लेने के लिए, किसी भी टाइप से प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा माँगने के लिए। लेकिन अगर वो बंदा ज़िंदा है, एक बार मान लो किसी बंदे ने मान लो ए ने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया, बी के एक्सपायर होने से पहले-पहले। लेकिन उसी से पहले उसके एक्सपायर होने से पहले उसने वापस से हिंदुइज़्म जॉइन कर लिया। बी के एक्सपायर होने से पहले ए ने पहले हिंदुइज़्म छोड़ दिया था। मान लो मुस्लिम जो है वो उसने जॉइन कर लिया और उसके बाद बी के मरने से पहले-पहले वो वापस से मुस्लिम छोड़ के और हिंदुइज़्म में आ गया। तो फिर से वो एलिजिबल हो जाएगा और वापस से वो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सेदारी जो है वो ले सकता है। और अगर इन एनी केस इतने दूर के रिश्तेदार, वैसे तो बहुत रेयरली ऐसा कोई चांस होगा जहाँ पर ये सब लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं बन सकते। तो अगर फिर भी कोई लीगल हायर जो है वो नहीं आता, तो उस केस में ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को चढ़ जाएगी। जो हार्डली इतना कोई केस ऐसा आएगा कि भाई कोई भी रिश्तेदार खड़ा नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट अगर आप हिंदू हैं, मेल हैं, तो अब आप लोगों ने ये भी इतना पार्ट देखने के बाद आप लोगों ने ये तो समझ लिया होगा कि भाई अगर आप कुछ नहीं करके जा रहे, तो वो बहुत कुछ करके जा रहा है। यानी कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया ना कि ये मेरा वेल्थ का हिस्सा जो है, ये मेरे एसेट्स जो है वो किसको जाएँगे, तो अब आप सोच लो कि आपके जाने के बाद कितनी बड़ी लड़ाई जो है यहाँ पर मार्केट में होने वाली है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको होगा? सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वकील को। जी हाँ दोस्तों, पता कैसे? क्योंकि ये सारी केसेज़ में कोर्ट केसेज़ होंगे, वो किसी भी सिनेरियो में चले जाओ कोर्ट केस तो होगा ही होगा क्योंकि डिस्प्यूट्स आ रहे हैं और डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो अब आपने क्या करा, जब आपने वकील हायर करा ये सारे केस लेने के लिए, तो ऐसे ही भी आपने स्टार्ट कर दिया वकीलों की। यानी कि आपके जाने के बाद वकील किसी और को फ़ायदा हो या ना हो,
वकील को ज़रूर फ़ायदा होगा, वकील की एसआईपी एक ज़रूर स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको अभी आज ही डिसाइड करना है कि भाई मेरा हिस्सा जो है वो कैसे जाएगा। अब कैसे करना है वो मैं अगले आने वाले पार्ट्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए, अब बात करते हैं इसी हिंदुइज़्म के केस के पार्ट 2 की, जिसमें एक फीमेल की डेथ हो रही है। तो फीमेल की डेथ होती है तो उस केस के अंदर हमारे को क्या करना होगा, या हमारे को प्रॉपर्टी का बँटवारा जो है वो किस टाइप से होता है, हम ये देखते हैं। सबसे पहला हक होता है हस्बैंड का, उसके बाद होता है बच्चों का। तो ये आते हैं क्लास 1 हायर्स में फीमेल्स के लिए। और अगर हस्बैंड भी नहीं है और बच्चे भी नहीं है, तो फिर उसके बाद जो अगला हक बनता है वो है पोता-पोती का। तो यानी कि ये हो गया फीमेल्स का लेवल 1 क्लास 1 हायर, ठीक है? अब आते हैं इसके क्लास 2 हायर्स पर, और अब आप ये देखना, अपने लूडो में सांप-सीढ़ी वगैरह देखी है ना? सांप-सीढ़ी जब होती है वो आखिरी 99 नंबर पे जाकर सांप काटता है और वो वापस बंदा नीचे आ जाता है ना 2-3 पे। अब आप इस सिनेरियो को यहाँ से देखना। क्लास 2 हायर्स में पता क्या होता है? लीगल हायर्स ऑफ हस्बैंड, यानी कि दूसरा हक जो बनता है वो है लीगल हायर्स ऑफ हस्बैंड का। अब हस्बैंड की लीगल हायर्स जो अभी हमने देखे थे, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स। तो यानी कि ये वापस से वो 99 पर सांप काट गया और ये वापस से यहाँ से चेंज जो है वो शुरू होगी। सारा हक जो है वो हस्बैंड का हो जाएगा, और अगर ये मान लो बुरे से बुरा केस में, मतलब अगर कोई नहीं डिसाइड हो रहा, तो फिर हक बनता है लड़की के मम्मी-पापा का। मतलब अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी जो है, एक फीमेल के हस्बैंड से निकल कर या उसके लीगल 1 क्लास 1 हायर्स के अंदर से बच गई, तो वो जाएगी सीधा क्लास 2 हायर्स में, यानी कि हस्बैंड के लीगल 1 यानी कि क्लास 1 हायर से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर मरे से मरे केस में वो भी बच गया ना, तो फिर उसके बाद हक बनता है लड़की के मम्मी-पापा का। और लड़की के मम्मी-पापा भी नहीं हैं, तो उसके बाद फिर लड़की के पापा के वो वाली वही चेन जो है वो चालू हो जाएगी, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, वो वाला सिनेरियो जो है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद अगर नहीं डिसाइड होता, अगर वहाँ पर भी कुछ नहीं है, जो आप लोग समझ ही सकते हो कि ऐसा तक तो पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन हम जब सिनेरियोज़ की बात कर रहे हैं, तो हम अपने सारे केसेज़ जो है वो लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को अवेयरनेस पूरी रहे। तो 5वें नंबर पर आती है मम्मी के लीगल हायर्स, यानी कि मम्मी का केस जो है वो चालू होगा। यानी कि मम्मी के हस्बैंड जो है वो तो अब है ही नहीं, नहीं तो वही आ जाते, यानी कि मम्मी के हस्बैंड यानी कि पापा हो गए ना, तो वो तो है नहीं, तो वो आ जाते। नहीं तो फिर मम्मी का वो बेटा-बेटी चलेंगे, दूसरा अगर यानी कि मेरे फीमेल का जो है वो भाई-बहन हो जाएँगे, और उसके बाद फिर उनका वो सारा वही जो सीडी है वो चलती रहेगी। सेकंड नंबर पे फिर वो बच्चे आ जाएँगे, और वो क्लास 1, क्लास 2 फिर ये सब चीज़ें जो है वो होंगी। तो अब आपने ये देखा कि मेल्स के सिनेरियो में, हिंदू केस में, मेल्स के सिनेरियो में कितनी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्शंस थी। अब कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, अब उसके बाद फीमेल्स के अंदर क्या होता है, वो चक्कर घूमता रहता है। फीमेल्स में क्या होगा, वो ऊपर जाएँगे, घूम फिर के एक जगह पे डिसाइड होने वाला होगा, 99 पे जाके 98 पे जाके वो साँप काट जाएगा, और वापस से वो सीढ़ी जो है वो घूम जाएगी। वापस से वही चीज़ वो 2-3 पे आ जाओगे, और फिर वही गेम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने सोचा कि यार चल, मैंने तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं, तो प्रॉपर्टी अब जो है कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि मुझे तो मेरे पेरेंट्स से मिली है। तो जब आपको आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मिलती है, तो देख लेना कि क्या-क्या हिस्सेदारी वहाँ पर बन सकती है। तो सबसे पहले नाम पर आता है लड़का। अब फीमेल्स कहती हैं, भई मुझे तो प्रॉपर्टी जो है मेरे मम्मी-पापा ने दी है, तो उसका बँटवारा तो नहीं होगा, उसका कैसे होगा? उसका तो भई कोई हकदार बन ही नहीं सकता, वो तो मेरे मम्मी-पापा की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो उस केस के अंदर जब आपको एक फीमेल को प्रॉपर्टी जो है उनके पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, तो उस केस में अब आप देखना कि कैसे आपकी उस प्रॉपर्टी का जो पेरेंट्स की साइड से मिली है, उसका बँटवारा जो है वो कैसे होता है, या उसका हकदार कौन होता है? तो सबसे पहले हकदार होता है उनका फीमेल का हस्बैंड। अगर वो नहीं है, तो लड़की का जो मतलब बेटा-बेटी है, वो होंगे। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद अगर ये सब नहीं है, तो फिर हक बनता है मम्मी-पापा का, जहाँ से प्रॉपर्टी मुझे ओरिजिनली मिली थी। उनका हक तब बनता है जब मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चे नहीं है, और अब उस फीमेल का हक जो है वो बनता है, तब उसके उस फीमेल के मम्मी-पापा का हक बनता है उस प्रॉपर्टी को, कि वो वापस अपने पास ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर आते हैं लीगल हायर्स ऑफ फादर। तो फिर उसके बाद हकदार बनते हैं मेरे पापा के, वो समझ जाओ, वो क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स, लीगल हायर जो फादर के हो जाएँगे। फिर आते हैं मदर के लीगल हायर्स, और उसके बाद हमारे
हस्बैंड के लीगल एड जो है वो लास्ट ऑप्शन पर आते हैं। तो हिंदुइज्म के हिसाब से अगर आपने अपनी चीज़ों को डिसाइड नहीं किया, अब कैसे करना है वो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वारिस कौन की ये सीरीज़ जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें डिसाइड नहीं करी कि हिंदू के हिसाब से अपने प्रॉपर्टी को कैसे बँटवारा करना है, तो अब आप देख सकते हो कि कितने बड़े एक जो आप अपने लिए सोच के जा रहे हो ना कि भई मेरे बच्चे तो ठीक है, मेरी वाइफ़ तो ठीक है, लेकिन भाई ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर एक मेल ये चीज़ देख रहा है तो उसको अपने हिसाब से देखना है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का या मेरी जो वेल्थ है या मेरी जो एसेट्स हैं, उसका बँटवारा जितना भी है, एसेट्स में कैश हो गया, आपके स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उन सब का क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो खैर नॉमिनी होता है, तो उस चीज़ में थोड़ा केस सिनेरियो में जो है बच सकते हैं। ये सारा केसेस जो है ये सारा डिस्प्यूट जो आता है वो आता है प्रॉपर्टी के अंदर क्योंकि बाकी चीज़ों में तो हम नॉमिनी भर लेते हैं, कि पैसा जो है वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन जिस केस के अंदर जिस चीज़ के अंदर हम नॉमिनी नहीं भर सकते, प्रॉपर्टीज़ के केसेस में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस केस के अंदर हमारे को ये प्रॉपर्टी का हिस्सेदार या ये मेरे पैसे का हिस्सेदार जो है वो कौन बनेगा, उसमें ये सारा डिस्प्यूट जो है वो इकट्ठा हो सकता है। और अब आप ये देख सकते हो कि अगर आपका एक गलत डिसीज़न कि आपने डिसाइड नहीं किया, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि आपने डिसाइड नहीं किया कि मेरी जो पेरेंट्स की साइड से वेल्थ है या जो भी चीज़ें हैं, वो आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब आप देख सकते हो कि कितने बड़े आप सांप-सीढ़ी के खेल में अपने घर परिवार वालों को लेकर आ रहे हो और एट द एंड फायदा किसका होने वाला है? वकील की एसआईबी। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, तो इसके बारे में थोड़ा-सा समझो, थोड़ा-सा रिसर्च करो, कहीं जहाँ पर नॉमिनेशन आप कर सकते हो, नॉमिनी भर सकते हो, वहाँ पर भरो और जहाँ पर नहीं भर सकते, तो वो उसके सॉल्यूशंस जो है, मैं आप लोगों को इस सीरीज़ में पूरा प्रोवाइड जो है वो करने वाला हूँ। तो ये था दोस्तों हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं करी, तो कैसे-कैसे डिस्प्यूट्स जो है वो हो सकते हैं, कैसे-कैसे डिस्प्यूट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो वो होनी ही नहीं है, डिस्प्यूट्स ही होने हैं, तो डिस्प्यूट्स वो कैसे-कैसे हो सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को अगर आप हिंदू हैं, एक मेल है या फीमेल है, तो आप लोगों को ये चीज़ का समझ आया होगा। थोड़ा-सा एक दिमाग की बत्ती जो है वो ज़रूर जली होगी कि भई कुछ ना डिसाइड करना, कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मेरी नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर। और जो लोग सोच कर जाते हैं ना, जो आदमी सोच कर जाता है कि भई मेरे बाद सारा हक जो है वो बीवी का होगा, तो भाई देख लो बीवी का भी कैसा हक बन रहा है और उसके बच्चों का भी कैसा हक जो है वो बन रहा है। क्योंकि क्योंकि आपने तो यही दिमाग में रखा हुआ है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे आपस में आधा-आधा बाँट लेंगे। अब आप देख लेना अगर बच्चों की बनती है तो फिर कैसे आधा-आधा बाँटेंगे वो। काफ़ी सीरियस वीडियोज़ रहने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को इस सीरीज़ के अंदर। अब एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र क्योंकि सिर्फ़ फाइनेंशियल एडवाइज़र का ये काम नहीं होता कि आप लोगों को कैसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, कैसे आप लोगों को अपना एसआईपीज़ करनी है, कैसे आपको अपने पैसे को मैनेज करना है, कौन-सा स्टॉक्स लेने हैं, ये सब चीज़ें, ये सिर्फ़ एक ये काम नहीं होता आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का। आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम होना चाहिए आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इंश्योरेंसेस वगैरह सब चीज़ें देके क्योंकि आप लोगों को सारा काम, सारा पैसे का हिसाब-किताब जो है वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र देखना चाहिए। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या आप लोगों को गाइड कर पा रहा है कि आपको अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब आप लोग ना एक चीज़ का एक काम छोटा-सा करना कि अब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जिसके पास भी आप चाहे एसआईपीज़ करवा रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स करवा रहे हैं, तो उसके उससे पूछना कि भाई अगर मैं यहाँ पर अपना कुछ भी डिसाइड करके क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उसको सिर्फ़ ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि अवेयरनेस कितनी है उस बंदे के पास, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास कि आपके जाने के बाद आपके उस पैसे का बँटवारा जो है वो कैसे होगा। आपने सिर्फ़ आज की वीडियो के बाद ये क्वेश्चन जो है अपने हिंदू भाई-बहनों ने हिंदू में जो भी आते हैं हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख्स हो गए और बुद्धिस्ट हो गए, इन सभी भाई-बहनों ने अपने-अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रॉपर्टी का, पैसे का बँटवारा जो है वो कैसे होगा? बस, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र को कितनी नॉलेज है और कितनी वो वेल्थ प्रोटेक्ट, वेल्थ क्रिएट, वेल्थ प्लान जो है वो मेरा करवा सकता है और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कैसे करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ जो है मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं तुषार बुधिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।